हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रसायन विज्ञान का दूसरा पार्ट अम्ल, क्षार तथा लवण। और आज के हिस्से में हम शुरुआत कर रहे हैं अम्ल, जिसे आप एसिड भी कहते हैं। अम्ल क्या होते हैं बच्चों? देखो, अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहा जाता है, अभी बताया मैंने आपको। ये लैटिन भाषा के शब्द एसिडस से बना हुआ है बच्चों, और इसका अर्थ होता है खट्टा या सोर। ठीक है, तो जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें अम्ल कहा जाता है। सीधी सरल भाषा में ये हम कह सकते हैं। तो ऐसा रासायनिक यौगिक जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता हो और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता हो, अम्ल कहलाता है। तो देखिए, तीन बातें हमने देखी कि अम्ल के गुणों की बात करें तो खट्टे होते हैं, जल में हाइड्रोजन आयन देते हैं और नीले लिटमस को कैसा कर देते हैं? लाल कर देते हैं, ये वाला। तो ऐसे यौगिक को, ऐसे रासायनिक यौगिक को अम्ल कहा जाता है। अम्ल बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार का उनका विभाजन होता है। सांद्रता के आधार पर हम उनको विभाजित कर सकते हैं, उनको हम उनके स्रोत के आधार पर विभाजित कर सकते हैं, उनके क्षमता के आधार पर उनको विभाजित किया जाता है, क्षारकता के आधार पर अलग अलग प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सांद्रता के आधार पर। दो तरह के विलयन होते हैं, तनु विलयन और सांद्र विलयन। देखिए, दो चीजें हैं बच्चों, एक होता है अम्ल की मात्रा और एक है जल। हम जल में अम्ल मिला रहे हैं, तो अगर अम्ल की मात्रा अधिक है, अम्ल अधिक मात्रा में है और जल की मात्रा काफी कम है, तो ऐसा जो विलयन है वो सांद्र विलयन कहलाता है। और अम्ल के केस में भी ऐसा ही होगा। अगर अम्ल की मात्रा ज्यादा हो और जल की मात्रा कम हो तो ऐसा अम्ल सांद्र अम्ल कहलाता है। जबकि तनु विलयन में जल की मात्रा अधिक और जो अम्ल है उसकी मात्रा कम हो जाती है, इसलिए इसे तनु विलयन कहा जाता है। ठीक है, तो सांद्र और तनु विलयन। दूसरा, स्रोत के आधार पर कार्बनिक या अकार्बनिक अम्ल होते हैं। कार्बनिक अम्ल नाम से आपको पता चल रहा होगा कि जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित हो, ऐसे अम्ल को कार्बनिक अम्ल कहा जाएगा। ये कमजोर अम्ल कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। इनके उदाहरणों की मैं बात करूं तो मैलिक एसिड, मैलिक अम्ल, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ये सारे कार्बनिक अम्ल होते हैं। जबकि अगर अम्ल खनिज के बने हो तो उन्हें अकार्बनिक या खनिज अम्ल भी कहा जाता है। ये स्ट्रोंग होते हैं, मजबूत अम्ल कहलाते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। ठीक है बच्चों। उसके बाद तीसरा जो वर्गीकरण का आधार है प्रबलता के आधार पर, प्रबल और दुर्बल अम्ल। कि अगर कोई अम्ल बहुत ज्यादा आयनीकृत हो, बहुत ज्यादा हद तक आयनीकृत हो जाता हो, उसका डिसोसिएशन हो, तो वो प्रबल अम्ल कहलाएगा। तो ऐसे अम्ल में जो हाइड्रोजन आयन है उनकी मात्रा, उनकी सांद्रता अधिक होती है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है बेटा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका इस तरह से विघटन हो जाता है। ठीक है। दूसरा है दुर्बल अम्ल। तो आयन बनते हैं लेकिन कम आयनीकृत हो पाता है, तो ऐसा अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाएगा। तो इसके उदाहरण हुए, आप सिट्रिक एसिड लिख सकते हैं, सिट्रिक अम्ल हो गया, या एसिटिक अम्ल हो गया। ये सब दुर्बल अम्ल के उदाहरण होते हैं। अगला आधार है इनके वर्गीकरण का क्षारकता के आधार पर। क्षारकता के आधार पर तीन प्रकार के अम्ल होते हैं।
अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, प्रतिक्रिया करवाए, और केवल एक हाइड्रोजन का स्थानांतरण हो, एक हाइड्रोजन दिया जाए, तो ऐसा अम्ल मोनोबेसिक कहलाता है। ठीक है, वही HCl आप देख रहे हो, अगर इसका विभाजन होगा, ये टूटेगा, तो एक हाइड्रोजन आयन मिला, तो ये मोनोबेसिक होगा। डाइबेसिक अब आप समझ गए होगा क्या होगा, जिसमें एसिड बेस प्रतिक्रिया में दो हाइड्रोजन आयंस दिए जाए, वो क्या कहलाएगा, डाइबेसिक। CH3COH इसका उदाहरण हो गया। और ट्राइबेसिक में तीन हाइड्रोजन आयन दिए जाएंगे। तो क्षारकता के आधार पर भी मोनोबेसिक, डाइबेसिक या ट्राइबेसिक तीन प्रकार के अम्ल होते हैं कि कितने हाइड्रोजन वो एसिड बेस प्रतिक्रिया के दौरान दे सकते हैं। अब ये देखिए आप, कुछ सामान्य अम्ल और उनके प्राकृतिक स्रोत है। सेब में बेटा मौलिक नहीं, ये मैलिक एसिड होता है। आपने देखा होगा, अगर हम सेब को खाएं और एक बाइट करने के बाद उसको हवा में रख देते हैं तो थोड़ी देर के बाद उसका रंग बदल जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें मैलिक एसिड होता है, वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। सिरका, आप सब लोग आजकल ये जंक फूड बहुत खाते हैं, है ना, तो उसमें एसिटिक एसिड मिलता है, विनेगर मिलता है सिरका में। दही में लैक्टिक अम्ल होता है, लैक्टिक एसिड होता है, और जब चींटी काटती है हमें तो हल्का सा पेन होता है, वहां पर फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। तो ये तो हमने अभी सामान्य वर्गीकरण किया अम्लों का, और उसके जो गुण हैं, उनकी प्रॉपर्टीज हैं, उनकी एक बार बात कर लेते हैं। कुछ हमने पहले भी डिस्कस करी थी कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं, जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयन देंगे, अब अभिक्रिया अभी हम देखेंगे। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और क्षार के साथ जब अभिक्रिया करेंगे तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, तो जिससे अम्लीय प्रभाव खत्म हो जाता है। और इनका मान, पीएच का जो मान है वो 7 से कम होता है। ये पीएच स्केल है, ये 7 है। 0 से लेकर 7 के बीच में जो होंगे वो अम्ल होते हैं, और 7 से लेकर 14 तक जो होते हैं वो क्षार होते हैं। तो पीएच का मान अगर 7 से कम है तो सारे अम्ल होते हैं। अब हम रासायनिक क्रियाएं, रासायनिक गुण या अभिक्रियाएं कैसे करते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला है कि अम्ल धातु के साथ कैसे क्रिया करते हैं। अम्ल आप जैसे यहां पर देख पा रहे हो, जिंक धातु है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिंक के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाता है, सोल्ट की फॉर्मेशन करता है, जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ठीक है, तो बहुत एक सिंपल सी अभिक्रिया है कि अम्ल धातु के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। और भी दूसरा उदाहरण ले सकते हैं आप, सोडियम का उदाहरण ले सकते हैं आप। सोडियम के साथ कैसे अभिक्रिया होगी, वही HCl प्लस सोडियम, तो NaCl बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। ठीक है, इसको हम बैलेंस कर देते हैं। कोई भी आप उदाहरण ले सकते हो। जिंक सल्फेट का मैंने उदाहरण बताया आपको, जिंक क्लोराइड बन गया। सोडियम का बताया, सोडियम क्लोराइड बन गया। और एक उदाहरण हम ले सकते हैं, अभी हमने जिंक का ही लिया था, जिंक क्लोराइड, लेकिन अगर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ ही अभिक्रिया करेगा जिंक, ये भी तो अम्ल है, वहां पे हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया की, तो सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जिंक क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट ही बनाएगा। वहां पे क्या बना था, देखिए मैं दोनों को कंपेयर कर देता हूं। वहां पे जिंक क्लोराइड बना था, यहां पे जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन हुई, और दोनों ही दशाओं में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इस हाइड्रोजन गैस की जांच पोप टेस्ट के द्वारा की जाती है। पोप टेस्ट के द्वारा इसकी जांच की जाती है कि जब कोई धातु किसी अम्ल से अभिक्रिया करती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया के दौरान अगर हम एक अभिक्रिया करें, आपके एनसीईआरटी बुक में भी अभिक्रिया दी हुई है कि अगर एक जलती हुई मोमबत्ती इस गैस के पास ले जाते हैं तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है, पोप साउंड उत्पन्न होती है, जो ये बताती है कि यहां पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है ना। तो पोप टेस्ट के द्वारा हम इसको चेक कर सकते हैं। जलती हुई मोमबत्ती अगर कैंडल के पास ले जाते हैं, सॉरी अगर अर्क नली के पास लेकर जाते हैं जिससे हाइड्रोजन गैस निकली है, तो ये एक
साउंड प्रोड्यूस करती है, एक आवाज उत्पन्न होती है वहां से, जिसे पॉप साउंड कहते हैं। और इसी टेस्ट को पोप टेस्ट कहा जाता है। आपके एनसीईआरटी में बहुत अच्छा सा चित्र है, ठीक है। बुलबुले उठते हैं इसमें से, जिसमें हाइड्रोजन गैस होती है, और उसके पास अगर हम जलती हुई मोमबत्ती लेकर जाएंगे तो आवाज निकलती है। चलिए अब दूसरी अभिक्रिया करते हैं कि जो धातुएं हैं उनके जो कार्बोनेट होते हैं वो अम्ल के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करेंगे। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, फिर वहीं से हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उदाहरण लिया है, और सोडियम कार्बोनेट धातु कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट के साथ इसकी हम अभिक्रिया दिखा रहे हैं। तो यहां पर भी लवण का निर्माण होता है, NaCl बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। जबकि बाइकार्बोनेट के साथ भी ये लवण का निर्माण करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। तो धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट्स अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस CO2 गैस बाहर निकलती है। इसका एक उदाहरण हम ले सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट हमने लिया और HCl के साथ उसकी अभिक्रिया करवाते हैं, तो क्या बनेगा, CaCl2। कैल्शियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है, उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल के अणु का निर्माण होता है, कैल्शियम क्लोराइड बनता है। इस अभिक्रिया को आप नियंत्रित बैलेंस करके आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं ये कैसे बैलेंस होगी, संतुलित करके बताएं इस अभिक्रिया को जल्दी से। अब कोई अम्ल क्षार के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करता है, इसका उदाहरण आप सबने देखा है। उससे पहले बेटा मैं एक चीज और बता देता हूं, एक और एक्टिविटी है आपकी बुक में, चूने के पानी का टेस्ट भी है, उसकी हम पहले बात कर लेते हैं। मैं एक और स्लाइड यहां पे डाल देता हूं। चूने के पानी का टेस्ट, ठीक है। क्या होता है कि जो इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, कौन सी अभिक्रिया में, कि धातु कार्बोनेट जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली। अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में से प्रवाहित करें, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली और चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, इसका एक्वस सॉल्यूशन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है प्लस जल, ये अवक्षेप के रूप में उपस्थित होते हैं, अवक्षेप का निर्माण होता है, सफेद अवक्षेप, ठीक है, जिसे हम सफेदी में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये अभिक्रिया भी आपकी बुक में दी हुई है, चूने के पानी के साथ इसका टेस्ट कैसे होता है, इसलिए मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं क्षार के साथ, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया। अम्ल प्लस क्षार मिलकर जो अभिक्रिया करते हैं उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। कि क्षार और अम्ल मिल गए, तो आप कोई भी एक उदाहरण ले लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उदाहरण हम लेते हैं, प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इससे सोडियम क्लोराइड लवण बना प्लस जल, ठीक है। ये एक्वस सॉल्यूशंस होंगे सारे, आप याद रखें ये एक्वस सॉल्यूशंस हैं और ये लिक्विड हो जाएगा, ठीक है। आपने देखा होगा कुछ लोगों को एसिडिटी हो जाती है, ज्यादा खा लेते हैं तो, या तला हुआ मसालेदार खाना खा लेते हैं तो आपने सुना होगा एसिडिटी हो जाती है ना। और टीवी में ऐड भी देखा होगा आपने, इनो जान में जान डालते पीते ही 6 सेकंड में असर। तो वो इनो क्या है, इनो क्या है, इनो क्षार है। ऐसे पदार्थों को एंटासिड्स भी कहा जाता है कि जो अम्ल के प्रभाव को खत्म कर दें। तो अम्ल और क्षार मिलकर लवण का निर्माण कर देते हैं और उदासीनीकरण अभिक्रिया ये कहलाती है बच्चों, ठीक है। चलिए अगली अभिक्रिया की हम बात करते हैं कि धात्विक ऑक्साइड के साथ किस प्रकार से ये अभिक्रिया करते हैं, धात्विक ऑक्साइड के साथ। तो धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड कहा जाता है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, बेसिक ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड इसको कहा जाता है, क्योंकि ये अम्ल के साथ करके क्रिया करके लवण बनाते हैं और साथ में जल
ठीक है। तो अब बताइए, धात्विक ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का उदाहरण लें। कैल्शियम धातु है, इसका ऑक्साइड धात्विक ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड हो गया, और इसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या क्या निर्माण होगा बच्चों? कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण होगा और साथ में जल। ये मैंने अभी बताया क्षारीय प्रकृति होती है इनकी, ठीक है, क्योंकि लवण और जल बन रहे हैं। इसी तरह आप मैग्नीशियम ऑक्साइड का एग्जांपल ले सकते हो, प्लस HCl, MgCl2 प्लस H2। इस अभिक्रिया को भी बैलेंस करके आप बताएंगे फटाफट, ठीक है। अगली बात करते हैं कि जो अम्ल होते हैं वो विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। इसके लिए एक बहुत सिंपल सा उदाहरण आपकी बुक में दिया हुआ है, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है कि एक बीकर में हमने तनुकृत अम्लीय विलयन लिया, डाइल्यूट एसिडिक सॉल्यूशन लिया, और एक कोर्क पर 2 कीलें लगा दी जिनको एक बैटरी से जोड़ दिया गया। पूरा सर्किट हो गया कि बल्ब है, स्विच है, और जब इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हुई तो ये बल्ब जल जाता है। इसका मतलब ये इस बात को दर्शाता है कि अम्लीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, क्योंकि ये टूट जाएंगे। जो जल का अणु है उसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। इसी तरह जो अम्ल है वो भी इस तरह से टूट जाएगा, ठीक है। तो अम्लीय विलयन विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ये आपको याद रखना है। ये एक्टिविटी भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए अब अगली बात देखते हैं कि अम्ल और क्षारों में समानता क्या होती है। आपके एनसीईआरटी में चित्र 2.3 दिया हुआ है, आपको देखना है उसको। चित्र 2.3 दिया हुआ है, क्या समानता होती है क्षार में और अम्ल में? सोचा होगा आपने कभी कि देखो अभी हमने बात करी कि जल का अगर विलयन है तो क्या होता है, चाहे वो अम्ल है चाहे वो क्षार है, उसका क्या होगा? जल हाइड्रोजन है प्लस HCl, तो इसमें हाइड्रोजन आयन, और अगर बेस है तो हाइड्रोक्साइड आयंस H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस की सांद्रता में कमी आएगी। आयन की सांद्रता में कमी आती है जलीय विलयन में, ठीक है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। तो अम्ल और क्षार तनुकृत होते हैं जलीय विलयन में, ठीक है। और इनकी विलेयता सीधी सी बात है किस पे डिपेंड करेगी? इन आयंस की संख्या पर। अगर जब बहुत ज्यादा हाइड्रोजन आयन है उतना ही प्रबल अम्ल होगा, बहुत ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयन बन रहे हैं तो बहुत प्रबल क्षार होगा। और इनकी जो क्षारकता है, इनकी जो प्रबलता है, हम सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, जिसको यूनिवर्सल इंडिकेटर भी कहा जाता है। इंडिकेटर्स की हम बात करेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर के द्वारा इसकी प्रबलता का पता लगाया जा सकता है, ठीक है बच्चों। तो ये अम्ल के बारे में कुछ बेसिक चीजें थी जिसका आपने अभी बात की। अब हम देखेंगे क्षारक क्या होते हैं, उनकी अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, और अम्ल तथा क्षार मिलकर लवणों का निर्माण करते हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण लवण भी हम पढ़ेंगे।